हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, इसमें यूज होने वाले जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल्स यूज होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो गुण होते हैं, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कि अगर हमें कोई दो कंपाउंड दे दिए गए तो और अगर हमें उसको बताना है कि क्या इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो वो कौन से गुण होंगे उस कंपाउंड के कि उसके चेंजेस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं यानी कि भौतिक परिवर्तन, ये होता है यानी कि किसी भी कंपाउंड में भौतिक परिवर्तन होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है। यानी कि हमें किसी कंपाउंड की अगर फिजिकल स्टेट के बारे में बताना है, क्या उसमें फिजिकल चेंज हुआ है, तो उसका उसका जो शेप, साइज, कलर और उसकी जो फिजिकल स्टेट है, हम उसे देख के बताएंगे कि उसमें फिजिकल चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे अगर कोई पेपर है तो उसको फोल्ड कर दीजिए, तो जब पेपर एकदम प्लेन होता है, मान लीजिए इतना बड़ा पेपर है, मेरे पास अभी पेपर नहीं है वरना मैं करके दिखा देती, जैसे कि मेरे पास ये माइक का कवर है। तो ये पहले बॉक्स ऐसा था, अब मैंने इस पर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है तो ये एकदम ही फ्लैट हो चुका है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है कि इसमें जो कंपाउंड होता है ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, इसमें कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटेगा तो ये वापस से अपने जैसा पहले था वैसे ही अवस्था में वापस आ जाता है। फिजिकल चेंजेस दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि ए से जब बी बनता है तो बी से ए बन सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि ए से बी बनने के बाद बी से ए नहीं बन सकता है। जैसे हेयर कट, यानी कि जब हेयर कट होता है तो उसमें जो बालों की लेंथ होती है वो कम हो जाती है, यानी कि उसके साइज में चेंज हुआ है। दैट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये होता है इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल कि उसमें जो हेयर कट करने से साइज में चेंज हुआ है, अब वो वापस से पहले जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि जो कंपाउंड होता है ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होने से कोई नया ही प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि दूध से दही का बनना, इसको हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में देखा था कि दूध से दही कैसे बनता है, लैक्टोज शुगर कैसे कन्वर्ट होती है, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड दूध में पहले से प्रेजेंट नहीं था क्योंकि नया कंपाउंड बना है, इसीलिए केमिकल चेंजेस में आएगा। केमिकल चेंजेस मतलब कि जो कंपाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है और नया प्रोडक्ट हमें मिलता है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O यानी कि वाटर बना देते हैं। इस रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, उसको केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में हमने जो रिएक्शन का बैलेंस करना होता है ये भी देखा था, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को दिए थे होमवर्क के तौर पे कि इनको करके लाना। अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कितने लोगों के सही हैं कितने के नहीं। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। ये जो एग्जाम्पल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये जो क्वेश्चंस में रिएक्शन है ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुननी है, ध्यान से पढ़नी है, इसको प्रैक्टिस भी करना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। जो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं इसमें एग्जाम्पल आने भी वाले हैं इसके। बेरियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो इसमें तो कुछ भी बैलेंस नहीं करना है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम 2 क्लोरीन बढ़ाएंगे तो हमें बेरियम भी बढ़ाना पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 बेरियम हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे जितना भी नंबर आगे लिखा होता है तो इसमें प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे में इस नंबर का जो है मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बेरियम के आगे 2 लिखा है तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस क्लोरीन के 2 के साथ भी होगा, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, अब 2 × 4 क्लोरीन होगा, और यहाँ पे जो क्लोरीन का नंबर है ये यहाँ पे 3 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरीन के नंबर को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे फिर से हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 बेरियम, यहाँ पे भी 2 बेरियम, यहाँ पे 2 × 4 क्लोरीन और यहाँ पे 3 × 6 क्लोरीन है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा 3।
क्योंकि हमें यहाँ पे 6 करना है क्लोरीन का नंबर। तो यहाँ पे भी 3 बेरियम है, यहाँ पे भी 3 बेरियम है, यहाँ पे 3 2 जा 6 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 क्लोरीन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे सल्फर देखिए 3 है, यहाँ पे भी सल्फर 3 है, यहाँ पे 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे ब्रैकेट में जो नीचे नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहली रिएक्शन बैलेंस हो गई है। सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं, लेड नाइट्रेट। जब इसका डीकॉम्पोजिशन होता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलती है। ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लेड को बैलेंस नहीं करना है। आगे हम नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन का जो है नंबर 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का नंबर गड़बड़ाएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 2 जा 4 6 और 7 ऑक्सीजन है। तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लेड हो गए, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा तो 2 लेड हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर फिर से गड़बड़ाया। यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का नंबर देखिए, 2 2 जा 4 नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। तो हमें यहाँ पे कितने नाइट्रोजन करने पड़ेंगे, 4 नाइट्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर देखते हैं, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यहाँ पे 2 4 2 जा 8 10 और 2 12। तो ये भी बैलेंस हो गया है। अब देखते हैं ये वाला, कॉपर यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 कॉपर ये 2 कॉपर ये, टोटल 4 कॉपर हैं। LHS बराबर RHS होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पे सल्फर देखते हैं 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कॉपर का नंबर है ये इंक्रीज़ हो गया है, तो हमें यहाँ पे कॉपर का नंबर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 4 और 2 6 कॉपर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 6। जब भी इनिशियल नंबर में गड़बड़ होती है तो हमें फिर से शुरू करना होता है। तो देखिए 2 2 जा 4 6 कॉपर, यहाँ पे भी 6 कॉपर। यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1, यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 2। दैट इज़ द बैलेंस। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हैं तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 कर देंगे। अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन का नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने हो गए 3 2। जो हाइड्रोजन का नंबर है ये हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गए और यहाँ पे कितने हैं 2। तो हमें यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे हैं, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा 6। तो क्या आप लोगों के ये पूरे सवाल सही हैं या फिर नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप ऑफ रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किन्हीं 2 चीज़ों का संगम या फिर 2 से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनका कंबाइन होके कोई नया प्रोडक्ट देना। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, यानी कि 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि 2 या 2 से अधिक जब अभिकारक मिलते हैं और रिएक्शन करते हैं तो हमें एक नया उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है जब उसको जलाया जाता है तो उसमें हमें क्या मिलता है, एक ऐश मिलती है, यानी कि उसकी राख मिलती है। अब जैसे कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अब आप लोग पूछेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ से आया। जो ऑक्सीजन होती है ये कंबशन रिएक्शन का प्रमोटर होती है, यानी कि सपोर्टर होती है। ऑक्सीजन किसी भी कंबशन रिएक्शन, कंबशन का मतलब होता है ज्वलनशील रिएक्शन में सपोर्ट करती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम का रिबन है और यहाँ पे कोई भी फ्लेम जल रही है,
मान लीजिए ये फ्लेम जल रही है और ये मैग्नीशियम का रिबन है। तो जब हम इस रिबन को इस जलते हुए फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे जो एयर है यहाँ से ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये जलेगा। जब ये जलता है तो एक वाइट फ्लेम निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो आँखों में ये क्या कर सकती है, इरिटेशन कर सकती है। जैसे बहुत ज़्यादा लाइट में जाके कुछ दिखता नहीं है वैसे ही हो सकता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि वाइट पाउडर होता है, जिसको मैग्नीशियम का ऐश कहते हैं, यानी कि वो मैग्नीशियम का राख होता है जो कि वाइट पाउडर होता है और इसमें से हीट निकलती है। जिस भी रिएक्शन में से हीट निकलती है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उस रिएक्शन में एनर्जी मिलती है, लिबरेट होती है, वहाँ से हीट निकलती है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इससे हीट लिबरेट होती है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड या इसको क्विकलाइम कहते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि स्लेक्ड लाइम होता है। स्लेक्ड लाइम जो कि है एक्वस होता है और इसमें से भी हीट निकलती है। जो क्विक लाइम होता है ये सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है और जो स्लेक्ड लाइम होता है ये सफ़ेद दीवार को धोने के लिए यूज़ होता है। जब भी सफ़ेद दीवार को इसे स्लेक्ड लाइम से धोया जाता है तो जो दीवार होती है ये पहले शाइन नहीं करती है। ये शाइन कब करती है, थोड़े टाइम के बाद शाइन करती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहाँ से मिलेगी, जब भी दीवार को स्लेक्ड लाइम से धोया जाता है तो इन्वायरमेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये उसको खींच लेता है, यानी कि मॉइस्चर तो रहता ही है। मॉइस्चर में से ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, अच्छी सी शाइन देता है दीवार को। तो दीवार एकदम शाइनी शाइनी सी हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दो कंपाउंड कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट देंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है जो कि दीवार को एकदम शाइनी शाइनी सा लुक देता है। आगे थर्ड एग्जाम्पल है जो लेड नाइट्रेट होता है, इसका जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड दो कलरलेस लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में पोटाशियम आयोडाइड है। जब हम लेड नाइट्रेट में इस पोटाशियम आयोडाइड को डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लेड आयोडाइड बनेगा जो कि येलो प्रेसिपिटेशन देता है। येलो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि वो जल में अघुलनशील होता है, जल में घुलता नहीं है। जो चीज़ जल में नहीं घुलती है वो नीचे जाके बैठ जाती है, इसी को प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेशन मिलता है और पोटाशियम नाइट्रेट बनता है जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, वो जल में घुलनशील होगा और जो चीज़ें जल में घुलनशील होती हैं वो आयनों में डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन जो प्रेसिपिटेशन होता है वो आयनों में डिवाइड होगा या नहीं होगा, बताइएगा आप लोग। फोर्थ एग्जांपल है जब जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं और इन जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर डाल दिया जाए डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाल दिया जाए तो क्या होगा, जब जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ कोई भी एसिड मिलाया जाता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड के साथ जब भी डील करें बहुत ही सेफली डील करना चाहिए क्योंकि स्किन बर्न कर सकता है। तो जिंक सल्फेट बनाता है और जिंक क्लोराइड बनाता है। अब जब जिंक सल्फेट या फिर जिंक क्लोराइड बनता है तो यहाँ पे होता क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ जैसे ही एसिड डाला जाता है तो यहाँ पे होता है बबल फॉर्मेशन। बबल फॉर्मेशन हो रहा है तो कोई ना कोई गैस रिलीज होगी। तो यहाँ से देखिए कौन सी गैस रिलीज हो सकती है, H2। तो यहाँ पे Zn या तो SO4 बना लेगा या ZnCl बना लेगा और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो बबल फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यानी कि ये भी एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। अब कैसे बताएंगे कि जो रिएक्शन है वो हो रही है, तो हम इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे और इनके जो चेंज होते हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि ये जो पहली रिएक्शन है इसमें क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे हीट निकली है, यानी कि
हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो ये कैसा लगेगा, ये गर्म लगेगा, हीट यहाँ पे लिबरेट होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, कैसे पता चलेगा? दीवार एकदम चमचमाने लगेगी। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, कैसे पता चलेगा? जो वाइट पाउडर हमें मिला है उससे पता चलेगा। और यहाँ पे हीट भी निकलेगी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सारे चेंजेस जब हम देखते हैं, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मिल रहा है। पहले तो कोई कलर नहीं था इस लिक्विड का, जब हमने दो लिक्विड को कंबाइन किया, उनको डाला, तो दो सॉल्युबल लिक्विड को जब हमने मिलाया तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन कंपाउंड हमें मिला है, जो कि है लेड आयोडाइड। यानी कि अगर प्रेसिपिटेट मिले तो क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। और यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, दैट इज द ऑल्सो सिग्नल ऑफ केमिकल रिएक्शन हुई है। आगे देखते हैं, ऑब्जर्वेबल चेंजेस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई है? रिएक्शन का गुण क्या है? यही तो है केमिकल रिएक्शन के गुण। यानी कि केमिकल रिएक्शन के गुण क्या है? जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो चेंजेस हमें दिखने को मिल रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज हो गया, कलर में चेंज हो गया, उसमें सॉल्युबिलिटी में चेंज हो गया है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ, ये केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सेकेंड टाइप की रिएक्शन देख लेते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक एग्जांपल और रह गया है, जब AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेशन देता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि येलो प्रेसिपिटेट किससे मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट किससे मिलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3 NaCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेशन देता है, और सोडियम नाइट्रेट जो है ये सॉल्युबल होता है। प्रेसिपिटेशन कभी भी आयनों में डिवाइड नहीं होता है। आयंस का मतलब क्या होता है? Ag प्लस होगा, NO3 माइनस होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Ag प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा, NO3 माइनस होगा। क्या ये सही है? यहाँ पे मैंने बोला कि AgCl यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट प्रेसिपिटेट है। जब ये प्रेसिपिटेट है यानी कि जल में घुलनशील है ही नहीं, तो ये आयनों में विभक्त होगा कैसे? आयंस इसमें नहीं बनेंगे, तो ये प्लस और माइनस इसमें नहीं लिखा जाएगा, ये सोडियम नाइट्रेट में लिखा जाएगा, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है। जो चीज़ जल में सॉल्युबल है यानी कि वाटर सॉल्युबल होती है वो आयनों में विभक्त हो जाएगी, लेकिन जो प्रेसिपिटेशन है, जो जल के नीचे बैठ चुका है, वो कैसे घुलेगा? जो चीज़ घुलेगी ही नहीं तो वो आयनों में डिवाइड होगी नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रेसिपिटेशन है उसमें आयंस कौन कौन से हैं, तो आप लोग आई होप आंसर दे लेंगे आप। आगे सेकंड टाइप की रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है जो एक अभिकर्मक होता है ये टूटने पर दो उत्पाद देता है, यानी कि वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू प्रोडक्ट्स। अब ये कैसे होता है, देखिए पहला एग्जाम्पल जो है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि ये वाली रिएक्शन थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। सेम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन है जो कि है लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, ये रिएक्शन जब बैलेंस करी थी, तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड देता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो आगे देखते हैं, फेरस सल्फेट जब इसको हीट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। इसमें जो स्मेल होती है सल्फर की, इससे भी पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। लेड नाइट्रेट जो कि वाइट होता है और यहाँ पे येलो रेसिड्यू देता है जो कि लेड ऑक्साइड का होता है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ब्राउन फ्यूम्स के रूप में निकलती है। जो फेरस सल्फेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, जब फेरिक ऑक्साइड बन जाता है तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैसेज होती हैं, इनकी जो स्मेल होती है उससे पता चल जाता है, जब माचिस की तीली को जलाया जाता है तो उससे वैसी ही स्मेल निकलती है। जो फेरस सल्फेट होता है ये हाइड्रेटेड होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है कि फेरस सल्फेट को हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बन गया।
इसके बीच में एक स्टेप और होता है, ये जो फेरस सल्फेट होता है ये हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड का मतलब ये होता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। FeSO4 7H2 इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकलेंगे, तो FeSO4 से ये 7H2 यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। अब ये एनहाइड्रस हो गया है, यानी कि निर्जल FeSO4 हमें मिल चुका है। अब ये एनहाइड्रस FeSO4 को जब हम गर्म करेंगे तो ये जो FeSO4 है ये ग्रीन कलर का होता है। जब इसमें से FeSO4 7H2 ग्रीन कलर का होता है, जब इसमें से वाटर निकल जाता है तो ये वाइट कलर का होता है। अब जब हम इस एनहाइड्रस FeSO4 यानी कि निर्जल FeSO4 को गर्म करेंगे तब हमें रेडिश ब्राउन ये कलर मिलेगा। तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इनको कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपनी जो एनर्जी है वो देनी पड़ेगी। अब अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा का मतलब एनर्जी, शोषी का मतलब वो शोषित कर रही हैं यानी कि ले रही हैं। तो एक्सोथर्मिक मीन्स उसमें से ऊर्जा निकल रही है और एंडोथर्मिक यानी कि उसमें हमें ऊर्जा देनी है। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं इनमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो ऊर्जा हम देंगे वो किस किस फॉर्म में हम दे सकते हैं, तो हीट के फॉर्म में दे सकते हैं यानी कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज करके, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उसको करंट देके, और लाइट यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है उसमें भी यानी कि उसकी जो ऊर्जा है उसको यूज़ करके भी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हम कर सकते हैं। अब हीट अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट को यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं यानी कि अगर हम करंट फ्लो करा के कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, करंट। लाइटिक का मतलब टूटना यानी कि डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना। लाइट में जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है, फोटो, क्योंकि जो लाइट में जो प्रेजेंट होता है जिनको फोटॉन्स कहते हैं, जो कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है जिसको फोटोन बोला जाता है, तो उसी से क्या शब्द लिया गया है, फोटो। केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, लाइट एनर्जी का यूज़ करके डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे तो उसको बोला जाता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हीट में जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि लेड ऑक्साइड नाइट्रेट, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं हीट का। सेकेंड, इसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं हीट का। इलेक्ट्रोलाइटिक जब डीकम्पोजिशन होता है जैसे कि वाटर, जैसे एक कंटेनर लिया उसमें हमने एनोड और कैथोड लगा दिए और उनको हमने तार से जोड़ दिया और उनको हम करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो जब वाटर का लाइसिस होता है जिसको फोटोलाइसिस बोला जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि हम उसमें करंट दे रहे हैं। तो जब भी वाटर में करंट पास किया जाता है तो ये जो वाटर होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। अब हमने जो दो रॉड लगाई हैं कैथोड और एनोड, कौन सा मतलब कि हाइड्रोजन किस रॉड पे जाएगा, ऑक्सीजन किस रॉड पे जाएगा, तो आप लोगों को कहता है वो एनोड के पास जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि जो वॉल्यूम और मास होता है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, वो क्या क्या यूज़ होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है, यहाँ पे देखो 2 यूज़ करा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यूज़ करा है, तो इसका वॉल्यूम रेशियो जो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। इसमें जो मास होता है वो कितना होगा, तो मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1:8, ऑक्सीजन का कितना है 8, यानी कि इनका जो मास होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ये लाइट होता है ऑक्सीजन से, तो ये जो वॉल्यूम और मास का रेशियो है ये ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे कोई भी प्योर वाटर यूज़ नहीं करते हैं। प्योर वाटर क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है ये पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है ये अच्छा सुचालक नहीं होता है बिजली का। तो यहाँ पे हम कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट एसिड की ऐड करते हैं ताकि जो करंट फ्लो है वो अच्छे से हो पाए, यानी कि वो गुड कंडक्टर बन पाए। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। कंबशन का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील होना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ये जो है कंबशन को सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे ही कैंडल को हाइड्रोजन के पास ले जाते हैं तो वो बुझ जाती है और उसमें से कुछ थोड़ी सी आवाज़ भी आती है। हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो एक साउंड भी आता है। जहाँ पे भी जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो उसमें हम साउंड भी ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो ये भी एक प्रकार का गुण हो सकता है केमिकल रिएक्शंस का। थर्ड है लाइट। जब हम लाइट का यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है जो कि वाइट कलर का होता है, जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट में रखने से क्या होगा, इसका जो सिल्वर होता है और क्लोरीन होता है ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिल्वर है ये ग्रे कलर का होता है, अलग हो जाएगा। जो क्लोरीन है येलोइश ग्रीन कलर की जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। अब जैसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं जो कि धातुओं पे काम कर रहे हैं या फिर कोई और फील्ड के जो भी लोग हैं जो कि इन केमिकल्स से डील कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसको किसी भी बॉक्स में, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में तो नहीं रख सकते। सोचिए अगर सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड जो भी है उसको अगर ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखा, ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखा, तो क्या होगा, उस पर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ने से सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको ब्लैक चैम्बर वाले या जो ग्रीश करा हो उसमें रखा जाता है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। आगे देखते हैं थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि जो ये दो बंदे हैं ए और बी, मान लीजिए कि बी बहुत ताकतवर है, ए ताकतवर नहीं है। इसको मान लीजिए कहीं पे चेयर मिल गई है बैठने के लिए, इसको नहीं मिली है। ये ताकतवर है तो ये इसको हटा के खुद बैठ जाएगा। इसको कहते हैं विस्थापन रिएक्शन। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि जो पावर वाला होता है वो कम पावर वाले को उस पोजीशन से हटा देता है। तो यहाँ पे जो पावर और लो पावर वाला कॉन्सेप्ट है ये आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन आएंगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगी, विस्थापित कर देती है, उसको रिप्लेस कर देगी, यानी कि वो उसकी जगह ले सकती है। अब इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि यहाँ पे जो क्रियाशील धातुएं हैं कौन सी ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है, कौन सी धातु किसको रिप्लेस कर सकती है, किसको नहीं कर सकती है, तो ये हमें सीरीज वाइज याद करना है। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं, तो निमोनिक्स यूज़ ना करके सीधा वही याद कर लो। जैसे कि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ है तो पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन। माना कि लंबी है, लेकिन अगर इसका निमोनिक बनाया जाए तो सबसे पहले उस निमोनिक को याद करो, और कहीं पर भी है तो पहले उस निमोनिक को याद करो, उसके बाद उस सीरीज़ को लिखो। डायरेक्ट यही याद करो ना, कितने निमोनिक याद करोगे, इस सीरीज़ को याद करोगे, उसके बाद जो पेरियोडिक टेबल है उसको लाइन से याद करना रहता है सीरीज़ वाइज, उसको याद करोगे। अगर आप लोगों को ये याद हो रही है, वैलेंट को नहीं हो रही है, निमोनिक बनाइए, याद करिए और मेरे साथ भी शेयर करना कि ऐसा निमोनिक है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसके कुछ ही कंपाउंड लिखे हुए हैं, कुछ ही एलिमेंट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आपको क्लास 11-12 में पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, उसमें लिथियम, पोटाशियम, इसके आगे भी बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट से लीस्ट तक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, घटता हुआ क्रम होगा। यहाँ पे जो क्रियाशीलता है वो कम होती जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो भी आगे का एलिमेंट है ये पीछे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि पोटाशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है। माने आगे के जो लोग हैं वो अपने पीछे वाले लोगों को रिप्लेस करके उनकी पोजीशन ले सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, तो आयरन किसको, आयरन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर यहाँ पे है, यानी कि कॉपर आयरन के पीछे है। तो कॉपर जो आयरन है ये कॉपर को लात मार के फेंक देगा और इसकी जगह ले लेगा, तो FeSO4 के साथ चला जाएगा और बेचारे कॉपर को अकेला कर देगा। ये है डिस्प्लेसमेंट, केवल एक का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कॉपर सिंगल रह चुका है। सेकंड है कॉपर लेड सल्फेट के साथ रिएक्ट करा। अब देखो कॉपर और लेड को देखना है, कॉपर यहाँ पे है और लेड यहाँ पे है, तो क्या कॉपर लेड को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा।
क्योंकि कॉपर पीछे है, लेड आगे है, पीछे वाला आगे वाले को रिप्लेस करके उसकी पोजीशन नहीं ले सकता है। तो जो कॉपर है ये लेड को क्या नहीं कर सकता है, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, उसकी जगह नहीं ले सकता है, ये रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड देखते हैं जिंक हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है, जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। जिंक कहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, जी हाँ कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये ZnSO4 बनाएगा और बेचारे हाइड्रोजन को उड़ा देगा। सेम जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो जिंक कहाँ पे, यहाँ पे, कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे, पीछे वाले को क्या करेगा, ये भगा देगा और इसके बंदे को अपने साथ ले लेगा, बेचारे कॉपर को ये अकेला कर देगा, जो कि कॉपर सल्फेट अभी ब्लू है, जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस हो जाएगा। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस। अभी ये जो बंदे हैं ये सिंगल हो चुके हैं, क्या इनको भी इनका साथी मिल सकता है, देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोहरा विस्थापन, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट नहीं बदलते हैं, उनके आयंस बदलते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे AB जो कंपाउंड है C और D के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, यानी कि CD कंपाउंड के साथ इसने रिएक्ट किया। अब यहाँ पे इनके आयंस बने हुए हैं प्लस माइनस, यहाँ पे जो है A इस वाले के साथ चला जाएगा और B जो है इस वाले के साथ चला जाएगा। इन्हें तो अपनी जोड़ियाँ मिल चुकी हैं, बस इतना अंतर है कि बंदे एक्सचेंज हो चुके हैं लेकिन उसी में हुए हैं। यानी कि मान लीजिए सोडियम सल्फेट ने रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड के साथ, जो कि दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, और जब ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन आपस में मिलते हैं तो ये कलरलेस सॉल्यूशन वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट बनाते हैं। जो बेरियम सल्फेट होता है ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब आप लोगों को बताया था, जल में अघुलनशील होगा। अब आप लोग एक बात बताइए, Na+SO4- Ba+Cl-, ठीक है, Ba+SO4- Na+Cl-, क्या ये सही है? देखो यहाँ पे सोडियम सल्फेट ठीक है कलरलेस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड ठीक है कलरलेस सॉल्यूशन, दोनों ही एक्वस हैं यानी कि जलीय हैं। यहाँ पे बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे, तो ये गलत है। आयंस उनके बनते हैं जो जल में घुलनशील होगा, प्रेसिपिटेशन का कोई भी आयन नहीं बनता है। तो जो NaCl होगा केवल इसका ही आयन बनेगा, प्रेसिपिटेशन का आयन नहीं बनता है। तो इसको जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, इसको सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट किया है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसमें प्रेसिपिटेशन बना है, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। यानी कि जब दो एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब जलीय, सॉल्युबल का मतलब क्या है, घुलनशील, और सॉल्यूशन का मतलब विलयन। तो दो एक्वस सॉल्युबल सॉल्यूशन इनसॉल्युबल या फिर सेमी सॉल्युबल प्रेसिपिटेशन या फिर सॉल्ट बनाते हैं। तो ये क्या होगी, प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल होगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन। और इन दोनों ही रिएक्शन को जब ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साथ में होती है तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हमें क्या पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन होता है इसका मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ निकलेगा, तो लूज ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, नाम में ही है ऑक्सीकरण, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, लूज ऑफ क्या होगा यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी तो जो कार्बन होता है ये किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और जिंक अकेला रह जाएगा। जब जिंक अकेला रह गया है, अब आप ये बताइए, ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें से क्या निकल चुका है, ऑक्सीजन निकल चुका है। और इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन एजेंट OA, इसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट RA।
और यहाँ पे जो जिंक और ऑक्सीजन है ये क्या हुआ है, ये क्या है, जो जिंक होता है जिसमें कि क्या जुड़ा हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन निकल चुका है। तो जिसमें से ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन कह सकते हैं, अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकला है तो उसको क्या कहेंगे, वो रिड्यूस हो चुका है। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुका है तो ये क्या हो चुका है, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। सेम टू सेम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीज ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, MnCl2 बना लेगा, और ये किसके साथ चला जाएगा, 2H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है ये किससे बाहर निकली है, HCl से, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन चला जा चुका है, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करा किसने, इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण एजेंट मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीकरण करवा रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, ये रिडक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो ये होती हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, यानी कि एक ही रिएक्शन में होता है, तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे देखते हैं कोरोजन, जिसको कोरोजन क्षरण बोला जाता है। क्षरण का मतलब क्या होता है, जब धातुएं वातावरण से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कोई भी एलिमेंट जो कि उनके आउटर सरफेस को ख़राब कर सकती हैं, तो उसको बोला जाता है क्षरण। जैसे कि रस्ट। रस्ट का मतलब क्या होता है, जंग लगना। लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसका करोजन हो रहा है या फिर क्षरण हो रहा है। तो धातुओं को करोजन से बचाने के लिए उन पे एक एक्स्ट्रा जो है लेयर कोट की